स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम मेरा नाम पंकज जायसवाल है और हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में हम आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। केमिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग जो डिस्कशन इस समय कर रहे हैं वो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग क्लास 12th का जो फर्स्ट बुक का NCERT की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। कई सारे वीडियो मैंने इस पे बनाए हैं। आशा है आप लोगों ने पढ़े होंगे, सारे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे और अभी तक किसी बच्चे कोई कमेंट नहीं आया है अभी तक किसी भी वीडियो में, तो उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा। अब हम उसी चैप्टर को आगे जारी रखते हुए हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जो ठोस आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में हमने समझा था। हमने आपको बताया था कि आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, है ना। पहला जो भाग है, पहला जो क्रिस्टल है उसे AB टाइप क्रिस्टल कहते हैं, जिसमें 3 क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती हैं। 3 क्रिस्टल संरचनाएं, रॉक सॉल्ट संरचना यानी सोडियम क्लोराइड जैसी संरचना, दूसरा सीजियम क्लोराइड जैसी संरचना, तीसरा जिंक ब्लेंड संरचना। दूसरा टाइप का जो क्रिस्टल हमने क्लासिफाई किया था, वर्गीकृत किया था, दूसरे टाइप का क्रिस्टल उसे AB2 टाइप संरचना कहते हैं और इस संरचना को फ्लोराइड संरचना भी कहते हैं। तीसरे टाइप का जो क्रिस्टल हमने पढ़ा था वो पढ़ा था A2B टाइप क्रिस्टल, जिसे एंटी फ्लोराइड संरचना भी कहा जाता है। तो ये संरचनाएं हम अच्छी भली भांति पढ़ चुके हैं, अच्छे से हमने आपको समझा दिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने आपको करा दिए थे। आज जो है एक और क्रिस्टल संरचना जो है, ज्यादातर डायमंड की जब बात होती है तो बहुत सारे क्रिस्टलीय यौगिकों की संरचना डायमंड की संरचना जैसी भी होती है। तो डायमंड संरचना को डायमंड क्यूबिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड क्यूबिक संरचना। डायमंड क्यूबिक संरचना भी कहा जाता है इसको। इस संरचना को अगर हमें समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं डायमंड क्यूबिक संरचना को कि ये जिंक ब्लेंड संरचना की तरह ही होता है। जिंक ब्लेंड यानी AB टाइप क्रिस्टल जो था उसमें जो जिंक ब्लेंड संरचना थी, कुछ वैसी ही संरचना डायमंड क्यूबिक की भी होती है। डायमंड है तो जाहिर सी बात है सिर्फ कार्बन परमाणुओं से बना है, और कार्बन परमाणुओं से बना है तो वहां पे धनायन और ऋणायन थे। यहां पे धनायन की जगह भी कार्बन है और ऋणायन की जगह भी कार्बन है। ऋणायन वहां पर डायमंड क्यूबिक में ऋणायन कहां पर थे? ऋणायन FCC जालक का निर्माण कर रहे थे, तो यहां कार्बन के परमाणु FCC जालक का निर्माण करेंगे और वहां पे धनायन एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित थे। तो यहां पर धनायन की जगह पर भी कौन है? कार्बन परमाणु है। तो कार्बन के परमाणु जो है FCC जालक तो बनाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होंगे। इस संरचना में कार्बन के परमाणु FCC जालक का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ चार कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में
एकांतर क्रम में चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं। मतलब प्रति यूनिट सेल कार्बन परमाणुओं की संख्या निकाली जाए तो भाई देखिए एफसीसी जालक का निर्माण भी कार्बन के परमाणु कर रहे हैं और चतुष्फल की रिक्तियों में भी कार्बन के परमाणु हैं। तो एफसीसी जालक का मतलब 8 कोने पर योगदान 1/8, 6 फलक के केंद्रों पर एक योगदान 1/2 और साथ ही साथ 4 चतुष्फलकीय रिक्तियों में भी है। चतुष्फल की रिक्तियां बॉडी के अंदर आएंगी, पूरा योगदान होगा। तो ये जो है 1 + 3 + 4 तो 8 कार्बन के परमाणु प्रति यूनिट सेल होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कार्बन परमाणुओं के मध्य मिनिमम मतलब न्यूनतम दूरी क्या होगी। कार्बन परमाणुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो दूरी समझिए, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी निकालनी है तो एक कार्बन परमाणु कोने पर है और एक चतुष्फल की रिक्ति में है। चतुष्फल की रिक्ति कोने से 1/4 दूरी पर होता है ना, काय विकर्ण पर। तो कार्बन परमाणुओं की न्यूनतम दूरी, तो काय विकर्ण की लंबाई √3/√3a होता है और उसकी चौथाई दूरी पर है ना। ये क्या होगा, ये कोने वाले कार्बन परमाणु का त्रिज्या और चतुष्फल की रिक्ति में उपस्थित कार्बन परमाणु की त्रिज्या मतलब 2r। तो a का मान क्या हो गया, 8r/√3। तो ये इसके कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध है। कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध है। तो यहां पे देखिए प्रति यूनिट सेल 8 परमाणु है, कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध ये है। तो इससे हम यूनिट सेल का आयतन निकाल सकते हैं और 8 कार्बन परमाणु जो कि गोलक माने जाएंगे उनका भी आयतन निकाल सकते हैं और इस तरह से हम संकुलन क्षमता डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल की निकाल सकते हैं। यहां संकुलन क्षमता अलग से इसकी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक जितनी संरचनाएं आपने पढ़ी सभी की संकुलन क्षमता आप निकाल चुके हैं, लेकिन डायमंड क्यूबिक की संकुलन क्षमता उनसे बिल्कुल अलग है, 34% होती है। तो बिल्कुल अलग है, इसलिए यहां पे निकालना जरूरी है। नोट करिए इसको, तो आगे बताते हैं। नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए संकुलन क्षमता भी निकाल के देखते हैं इसकी। तो प्रति यूनिट सेल 8 कार्बन के परमाणु थे और कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध यह है। तो यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन a³ मतलब 8r/√3 का होल क्यूब। इसी तरह रहने देते, इसको जब जरूरत पड़ेगी तो बदल देंगे या लिख लो 8 × 28 = 64 × 8 8 × 32 8 × 48 50 50 512।
8 छंग 48, हाँ 512 r³/3√3। ठीक है, तो ये इसका यूनिट सेल का आयतन हो गया। अब 8 गोलकों, 8 कार्बन के परमाणु है ना, तो 8 गोलकों द्वारा घेरा गया आयतन, तो 8 × 4/3 πr³। ठीक है, ये हो गया। तो संकुलन क्षमता गोलकों द्वारा घेरा गया आयतन, ये 3 नीचे आ जाएगा, बटे इसको 8 × 8 × 8 भी लिख सकते हैं ना, 512 को r³ × 3√3 ऊपर चला गया। अब देखिए क्या क्या है, जो जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए। 1 8 से 8 कैंसिल होगा, 1 4 से 8 कैंसिल होगा, 2 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यूज बची उनको लिख दीजिए। √3 π/8 × 16, √3 की वैल्यू 1.732 और 3.14/16 भाग दोगे 0.34 आएगा। 0.34 मतलब कि 34% पोर्शन जो है वो डायमंड क्यूबिक का ऑक्यूपाइड होगा, बाकी खाली होगा। तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज 34%। ये इसका पैकिंग फ्रैक्शन यानी संकुलन क्षमता हो गई। नोट करिए इसको। चलिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमने आयनिक क्रिस्टल के क्रिस्टलों की संरचनाएं समझी थी। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगले टॉपिक का जो नाम है वो है यूनिट सेल का घनत्व। किसी यूनिट सेल का घनत्व कैसे निकालेंगे और घनत्व से और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं फटाक से लिख दूंगा आंसर, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट सही ईमानदारी से कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो यूनिट सेल का घनत्व, ये टॉपिक का नाम है यूनिट सेल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखिए अगर माना यूनिट सेल के कोर की लंबाई ए पिकोमीटर है, पिकोमीटर में ध्यान रखिएगा, और इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करके करेंगे। ए पिकोमीटर है, तो यूनिट सेल का आयतन, ये आप जानते हो इसलिए मैंने सीधे लिख दिया, a³ होगा। यूनिट सेल का आयतन a³ होगा, है ना। तो आयतन निकल गया, हमें निकालना है घनत्व। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। तो यूनिट सेल का आयतन तो हमने निकाल लिया। अब आप चाहिए यूनिट सेल का द्रव्यमान। किसी यूनिट सेल का द्रव्यमान, जैसे डायमंड क्यूबिक की बात करी थी हमने, डायमंड क्यूब की, तो डायमंड क्यूब में जो एक यूनिट सेल में कितने कार्बन के परमाणु थे? 8 कार्बन के परमाणु थे। तो उसके यूनिट सेल का जो द्रव्यमान होगा वो 8 कार्बन परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा।
8 कार्बन परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होगा। या ऐसे कह लें कि 8 गुणे एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। भाई एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान गुणे 8। अब एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? उसका परमाणु भार बटे अवोगैड्रो संख्या। उसका कार्बन का परमाणु भार ग्राम में बटे एवोगैड्रो संख्या, है ना। तो देखिए यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे बराबर प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या, जिसे हम Z इफेक्टिव भी कहते हैं, गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, जो कि होगा परमाणु भार ग्राम में बटे अवोगैड्रो संख्या। अवोगैड्रो संख्या मतलब 6.02 टू 10 टू द पावर 23। एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगैड्रो संख्या है ना। परमाणु भार, तो अब देखिए यूनिट सेल का घनत्व तो क्या होगा? यह होगा यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन, ठीक। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान घनत्व को D से प्रदर्शित करें तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या होगा? Z इफेक्टिव होगा गुणे परमाणु भार, या इसको ग्राम में जब लिखेंगे तो ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। ग्राम परमाणु भार मान लीजिए M से प्रदर्शित करें बटे Na नीचे आ जाएगा इंटू A³ होगा। तो घनत्व का जो सूत्र हो गया वो Z इफेक्टिव इंटू M बटे Na इंटू A³। ध्यान रखिएगा यहां पे हमने A का जो मान है वो पिकोमीटर में लिया है। जब सॉल्व करेंगे तो उसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर देंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। तो ये यूनिट सेल की डेंसिटी का सूत्र हो गया। Z इफेक्टिव इंटू M का मतलब परमाणु भार, अगर अणु है तो अणु भार, आयन है तो आयन भार, बटे एवोगैड्रो संख्या इंटू A³। ठीक है, नोट करिए इसको पहले पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। सवाल किस तरह से आते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, जैसे देखिए एक प्रश्न है, एक धातु M जिसका परमाणु भार 40 ग्राम प्रति मोल है, 40 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, M एक धातु है जिसका परमाणु भार 40 ग्राम प्रति मोल है। अब देखिए कि यूनिट सेल के कोर की लंबाई
कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। या एक चीज देखिए यहां पे छूट गया, एक धातु M जिसका परमाणु भार इतना है, एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलित होता है और उसके कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। तो यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात कीजिए, यूनिट सेल का घनत्व निकालिए, यूनिट सेल का घनत्व हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो जो चीजें पता है वो लिख लीजिए। परमाणु भार यानी m का मान 40 दिया है, एफसीसी यूनिट सेल है तो z इफेक्टिव निकाल सकते हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 बराबर होगा 4। z इफेक्टिव आ गया, m आ गया। एवोगैड्रो नंबर आप जानते हो 6.022 होता है, 6 ले सकते हैं, 6 इंटू 10⁻23 है ना। और a का मान दिया है 400 पिकोमीटर। मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे, तो 400 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये दो कट जाए, 2 0 कम हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये मान जो दिए गए हैं सवाल में वो हमने लिख लिया। अब घनत्व के मान में इसको रख दीजिए। घनत्व क्या था, z इफेक्टिव इंटू m बटे a क्यूब इंटू na। तो z इफेक्टिव का मान 4 है, इसका मान 40 है। a क्यूब का मतलब ये 4 इंटू 10⁻⁸, तो 4 चौको 16 चौको 64, ऐसे लिख दें, 4 गुणे 4 गुणे 4 और 10⁻⁸ का पावर 3, तो 8 त्रिक 24, 10⁻⁻24, ये a क्यूब का मान हो गया, और na 6 इंटू 10⁻23। जो जो कट सकता है उसको काट लीजिए, जो जो कट सकता है उसको काट लीजिए। देखिए क्या क्या कट सकता है, ये 4 से 4 कट सकता है, 40, ये 10 आएगा, 4 कट जाएगा, ठीक है। और भी सिंपल हो सकता है, ये 2 हो सकता है और ये 5 हो सकता है। और देखिए 10⁻⁻23 पूरा कट जाएगा, 24 10⁻⁻1 बचेगा। 10⁻1 को ऊपर ले जाओगे 10⁻+1 होगा, मतलब 50 में 10 से गुणा करेंगे, 5 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 50, तो इसको सीधे 50 कर देते हैं। नीचे देखिए क्या क्या बचा है, नीचे ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये बचा 2, ये 6 दूना 12 है ना, यहां बचा 12। देख लीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। z इफेक्टिव 4, m का मान 40, a क्यूब का मान 4 इंटू 4 इंटू 4 10⁻⁻24, na का मान रख दिया, तो ये कैंसिल हो गया। एक 4 से 4 कटा, 40, 10 बचा, 4 कट गया, 10 को और सिंपल किया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, 10⁻⁻1 बचा, ऊपर गया 50 हो गया, बटे 12, 6 दूना 12 है ना, या 25 बटे 6, तो कितना आएगा, 6 चौको 24, 1 बचा, 10 में 9 लगाया, 10 हुआ, 6 कम 6, 4 बचा, 6 छंग 36, और 6 6 6 आता जाएगा, 6 7 कर सकते हैं। आंसर होगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब।
ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये आंसर आ गया, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने। तो आशा है सबको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए। तो सवाल दूसरा लेते हैं। चलिए इसी में कुछ परिवर्तन कर देते हैं। कुछ परिवर्तन का मतलब एफसीसी क्रिस्टलित, एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलित होता है। इसी सवाल में परिवर्तन कर दे रहे हैं। जिसका घनत्व 1.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यूनिट सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करो। यूनिट सेल के कोर की लंबाई ज्ञात करो। तो ए का मान इस बार सवाल में पूछ रहा है। घनत्व दे दिया गया है इस बार क्वेश्चन में, तो घनत्व के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। घनत्व को परेशान, भाई एक चीज निकालनी होगी। जितनी चीजें हैं सूत्र में अगर 5 चीजें हैं, 5 राशियां हैं, तो 4 राशियों का मान हमें पता होना चाहिए, 5वीं हम निकाल लेंगे, है ना। अब थोड़ा उसके लिए जोड़ गुणा भाग करना पड़ेगा। तो देखिए घनत्व का मान होता है Z इफेक्टिव इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू NA। इस बार हमें यही A क्यूब निकालना है। तो A क्यूब का मान होगा Z इफेक्टिव इंटू M अपॉन घनत्व इंटू अवोगाड्रो संख्या। ये सूत्र हो जाएगा। पहले A क्यूब निकाल लेते हैं, फिर A का मान निकालेंगे आराम से। तो A क्यूब का मान देखिए, Z इफेक्टिव 4 ही रहेगा क्योंकि वही यूनिट सेल है। M का मान 40 ही रहेगा। घनत्व 1.6 हो गया और ये 6 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। तो देखिए ये पॉइंट हटा लेते हैं, इसको 400 बना देते हैं। तो ये 4 चौको 16 और ये 4 से कटेगा, ये आएगा 100। ठीक है, ये 10 टू पावर 23 ऊपर जाएगा, -23 हो जाएगा। तो ये 100/6 इंटू 10 टू पावर -23। क्लियर है। इसमें देखिए 6 कम 6, 4/6 छंग 36, ये आएगा इंटू 10 टू पावर -23। इसको और सॉल्व करिए, इसको 10 पावर -24 बनाइए, है ना। या इसको ऐसे लिखिए 166.7 गुणे 10 टू पावर -24। तो A का मान इसी का घनमूल निकालना होगा। क्यूबिक रूट 166.7 इंटू 10 टू पावर -24 निकालने की कोशिश की। ये तो बाहर आ जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। इसका घनमूल निकालने की कोशिश करिए।
ये मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया, 100, ये 5.5 के लगभग लगभग आएगा। अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। 166.4 आएगा 5.5 से अगर लगाएं तो, है ना, इंटू 10⁻⁻8, ये आएगा सेंटीमीटर में। पिकोमीटर में बदलना है तो इतना, इसको 550 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर करेंगे तो ये 550 पिकोमीटर हो जाएगा। ये है कोर की लंबाई। ठीक है, ये आपको इतना गुणा भाग, इतना घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सब आपको करना पड़ेगा। हो गया होगा उम्मीद है। अब की बात देखिए, सवाल चेंज करके चलते हैं। परमाणु भार, ये चलो 40 ही रखते हो, रख लेते हैं इसको। एफसीसी यूनिट सेल की जगह पे बीसीसी यूनिट सेल बनाया, बीसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलित होता है, इसका घनत्व तो यही रखते हैं, है ना, घनत्व तो हम यही रख लेते हैं। यूनिट सेल के कोर की लंबाई नहीं ज्ञात करनी इस बार, इस सवाल में यूनिट सेल के कोर की लंबाई नहीं ज्ञात करनी है, बल्कि धातु के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। धातु आयन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिज्या ज्ञात करनी हो चाहे जो भी करना हो, पहले कोर की लंबाई तो हमको चाहिए ही, क्योंकि त्रिज्या हम कोर की लंबाई से ही, हम याद करिए जब हमने संकुलन क्षमता पढ़ाया था, सरल घन यूनिट सेल पढ़ाया था, तो उसमें हमने निकाला था कोर की लंबाई जो होती है वो 2r के बराबर होती है। फिर फलक केंद्रित यूनिट सेल के लिए पढ़ा था, फलक केंद्रित घन यूनिट सेल के लिए, उसमें कोर की जो लंबाई होती है √2a होती है और ये बराबर 4r होती है। काय केंद्रित घन यूनिट सेल में √3a का मान 4r होता है। तो हमने हर जगह कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध निकालना है। तो त्रिज्या अगर निकालनी है तो कोर की लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमें पहले कोर की लंबाई ही निकालनी है, और उसके लिए कुछ चीजों में बदलाव हो गया है। कोर की लंबाई ज्ञात करते हैं हम लोग पहले। इस बार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है बीसीसी, तो बीसीसी में जो Z इफेक्टिव होता है वो होता है 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1 मतलब 2, तो ये 2 हो गया, प्लस m का मान वही 40 ही है, डेंसिटी का मान 1.6 है, और a क्यूब का मान वही 6 इंटू 10⁻23 है। सारे मानों को वैसे ही रखते हैं। ये पॉइंट हटाते हैं, एक 0 बढ़ जाएगा, ये 100 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, यानी कि 100/12 10⁻23 है ना।
तो ए का मान क्या होगा? ए का मान क्यूबिक रूट होगा। देखिए इसी में निकाल लेते हैं, इसी को 12 अट्ठे 96, 96 बचा 4, 8 पॉइंट, बात 36, 8.33 या 83.3 ले लेते हैं। 83.3 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है। 24 तो 10 टू पावर -8 आ जाएगा, है ना, और 83 का निकालना होगा। ये अप्रॉक्सीमेट आ रहा है एक ए की वैल्यू 4.37 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर या 437 पिकोमीटर। ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये कोर की लंबाई हो गई, कोर की लंबाई। अब आपको निकालनी त्रिज्या। ध्यान दीजिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी काय विकर्ण निकालना पड़ेगा। काय विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? काय विकर्ण की लंबाई होती है √3a और इक्वल्स टू होता है 4r। तो r का जो मान होगा √3a/4 होगा, तो 1.732 इंटू 437/4। इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करिए, सब लोग करने की कोशिश करिए। ये R का वैल्यू 189.22 पिकोमीटर आएगा। तो इस तरह से त्रिज्या, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है ना। पहले त्रिज्या निकालनी थी तो पहले हमने कोर की लंबाई ज्ञात की, है ना। a क्यूब का मान ये होगा, ये रख करके इसको सॉल्व किया, जो वैल्यू आई वो a क्यूब की आई। किसकी आई? a क्यूब की आई। तो a का मान क्या हो जाएगा? जो वैल्यू आई उसका घनमूल। तो घनमूल निकाला तो ये आया a का मान, ये कोर की लंबाई हो गई। कोर की लंबाई बीसीसी यूनिट सेल के लिए कोर की लंबाई जो है, जो हमें प्राप्त हुई, उससे हमारा काम, उससे हमारी त्रिज्या नहीं आएगी। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? काय विकर्ण पर, क्योंकि एटम कहां पर है? एटम मेटल का जो परमाणु है वो कोनों पर है और काय के केंद्र पर है, और सभी कोनों के परमाणु काय केंद्र के डायरेक्ट टच में होंगे। तो कोने वाले परमाणु की त्रिज्या काय केंद्र वाले परमाणु का व्यास इंटू प्लस आखिरी कोने के परमाणु की त्रिज्या। तो त्रिज्या व्यास त्रिज्या, यानी कि r 2r r कितना हो गया? 4r। तो √3a का मान हो गया 4r, तो r का मान 4 उधर भेज दीजिए, इतना। √3 का मान 1.732 होता है, और a का मान आपने निकाला 437,
और 4 से भाग दे दिया 189.22, ये धातु के आयन की त्रिज्या आएगी। समझ में आया बात सबको? नोट करिए इसको जल्दी से। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो ये आज हमने डिस्कस किया कि किसी क्रिस्टल के किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के जो यूनिट सेल बनते हैं उसका हम घनत्व कैसे निकाल सकते हैं और घनत्व की सहायता से और क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है। एनसीईआरटी बुक में ज्यादा सवाल नहीं है इससे संबंधित, 4-5 सवाल हैं। 4-5 सवाल आप पूरी तरह से ईमानदारी से करने की कोशिश करिए। नहीं आता तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके केवल इतना लिख दीजिए कि एनसीईआरटी बुक का ये सवाल नंबर मुझे समझा दीजिए, तो मैं अगली क्लास में उस सवाल पे डिस्कशन कर लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। फिलहाल ठोस वाले चैप्टर में, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाले इस चैप्टर में हम लोग लगभग एक भाग ठोस अवस्था का पूरा कर चुके हैं कि जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें कैलकुलेट होती हैं, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। पढ़ना है सिर्फ 2 और चीजें। एक तो क्रिस्टलीय पदार्थों में, क्रिस्टल में जो अपूर्णता होती है, ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं, हमने पढ़ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु निश्चित व्यवस्था में 3D स्पेस में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह क्रिस्टल में हो यह जरूरी नहीं है। ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ दोष ना हो। तो दोष क्या होते हैं और दोष कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दोषों के बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टल में किस तरह से अपूर्णताएं या दोष होते हैं। दूसरी बात पढ़ना है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गुणधर्म में 3 गुणधर्म हैं, वैद्युत गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म और डाई इलेक्ट्रिक गुणधर्म। तो ये 2 बातें हमें और डिस्कस करना रह गया। टोटल थ्योरेटिकल टॉपिक है आगे वाले, उस पर न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं पूछे जाते, कैलकुलेशन से संबंधित ज्यादा बातें नहीं है, तो इसको खत्म करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना? और कुछ मैं इस टॉपिक के मतलब जो अब आगे मैं जो पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि सारी बातें बोर्ड पे लिख पाना संभव नहीं है। समझाया जा सकता है लेकिन एक एक चीज बोर्ड पे नोट करके नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं अगली क्लास से जो पढ़ाऊंगा आपको उसका उसी लिंक में आपको उसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सभी लोग आप ध्यान से इसको पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, बताइए कि इस चीज में ये समस्याएं हैं, मैं आपकी उस समस्या का अगली क्लास में निराकरण करूंगा। और ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, घर से बाहर मत जाइए, घर पे रहकर पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।